नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अभी हाल में ही हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के जो संबंध हैं उसमें बहुत ज़्यादा खटास इस वजह से कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना और चीन की आर्मी दोनों लद्दाख में आमने सामने हैं, उस वजह से दोनों के बायलैटरल रिलेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन आ गया है, मतलब काफ़ी तनाव है। एक जीत का एहसास विदेश मंत्री के बयानों में, वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा नहीं होगा। बिना एक भी फायर किए हुए कैसे युद्ध को जीता जाता है, कैसे दुश्मनों के ऊपर मानसिक तौर पे आप हावी हो जाते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर लद्दाख में रचा जा रहा है जिसके बारे में जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल स्पेशल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब तक ये डेडलॉक चलता रहेगा सर? ये बहुत लंबा खींचेगा, ये इतना आसानी से इसका समाधान नहीं उठा। आप CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बना लीजिए, आप चीन के साथ पैक्ट साइन कर लीजिए, पंचशील एग्रीमेंट कर लीजिए, उसका नेट रिजल्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि बेसिक समस्या कहीं और है, बीमारी कहीं और है। और बीमारी कहाँ है? बीमारी का जो चीन का जो माओ त्से जेडोंग के समय से जो स्ट्रेटजी रही है, चीन की ग्रैंड स्ट्रेटजी, उसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समस्या वहाँ है। चीन का एक चाइनीज़ में एक शब्द है जोंगुआ। जोंगुआ का मतलब है, अब माओ त्से तुंग के ज़माने से है ये शब्द चीन के ग्रैंड स्ट्रेटजी में। उसका मतलब है कि चीन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बने, एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर। और उस नीति से निकलता है विस्तारवाद, भौगोलिक प्रभाव बढ़ाओ। उस सोच से निकलता है वन पाम फाइव फिंगर स्ट्रैटेजी, एक मुट्ठी पांच उंगली स्ट्रैटेजी। अब मुट्ठी क्या है? तिब्बत, जो कि नेहरू की गलती से चीन ने ले लिया। और पांच फिंगर कौन कौन है? पांच उंगलियां कौन कौन है? नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये पांचों उंगलियों पे, मुट्ठी तो ले लिया, पांचों उंगलियों पे दृष्टि लगी हुई है चीन की। वो पांचों उंगलियों को मुट्ठी के साथ जोड़ना चाहता है। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3, चीन इस चीज़ को साध्य करने के लिए सलामी स्लाइसिंग टेक्निक में विश्वास करता है। और सलामी स्लाइसिंग टेक्निक है क्या? जब आप सलामी स्लाइसिंग मतलब धीरे धीरे स्लाइस करते, पतला पतला, जैसे बकरे को गर्दन काटते ना, ऐसे हलाल से काटते, वैसे करते रहो। तो इंच बाय इंच जमीन को जब कब्जा करते उसको सलामी स्लाइसिंग टेक्निक कहते हैं हम। उसके बाद चीन की और एक स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग का, कि जब आप आगे बढ़ोगे तो यदि देश शक्तिशाली है तो आवाज़ उठाएगा, तो 2 कदम आगे जाओ, आवाज़ उठे तो 1 कदम पीछे आओ, फिर कुछ महीनों के बाद फिर 2 कदम आगे जाओ, फिर आवाज़ उठेगा, फिर 1 कदम पीछे होगा। तो ओरिजिनल जो एम था 2 कदम लेने का, उसको तुमने पा लिया। तो ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का टेक्निक है। धीरे धीरे कितना कदम आगे ले लेता है। लेकिन इस सरकार के नीति और भारत के जो सेना बहादुर सिपाही, उनकी जाबाजी के सामने इतने सारे जो आपने थ्योरीज दे दी, वो तो धरी की धरी रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या लगता है कि ये एक हार है चीन की? क्योंकि इतना ज़्यादा बताया जाता है कि 1.5 लाख ट्रूप्स को उन्होंने लद्दाख में फ्रंट पोस्ट पे ला करके रख दिया। अब उनको वापस लाने की, वो आगे जाने की कोई उसके पास कोई रास्ता नहीं। चीन तो इसमें फंस गया एकदम। देखिए, आपको समझने की जरूरत है शक्ति आती कहाँ से है। 3 बिंदु। पॉलिटिकल लीडरशिप से शक्ति आती है, शक्ति आती है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से शक्ति आती है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ से शक्ति आती है। 3 बिंदुओं पे आती है। हम लोग का भूतकाल का जो इतिहास है वो इतना बुरा है कि याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 62 वॉर में हमारी हार क्यों हुई। पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप। लेकिन हम तो बहुत
दोस्त थे हिंदी चीनी भाई भाई। बताता हूँ ना, उस पर भी अभी कवर कर देता हूँ कि नेहरू जी की क्या क्या गलती हुई, कैसे उन्होंने चीन को मजबूत किया और कैसे हिंदुस्तान को कमज़ोर किया। जब अमेरिका ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बन जाओ, नहीं हम नहीं बनना चाहते, चीन को दे दीजिए, चीन बन गया। यूएसए ने कहा मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता हूँ, न्यूक्लियर पावर बन जाओ। क्योंकि अमेरिकी की सोच बहुत क्लियर थी, साउथ एशिया में वो चीन का एक काउंटर चाहता था और हिंदुस्तान के छोड़ कोई देश हो नहीं सकता है, तो उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। बट जिसको आप पर कृपा दृष्टि दिखाने तो वो तो काबिल हो, वो तो एक्सेप्ट करे अपना रोल, नहीं। उसके बाद नेहरू की सोच हिंदी चीनी भाई भाई। आप मैनेजमेंट में एक सिखाया जाता है SWOT एनालिसिस, SWOT, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मौका क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और थ्रेट कैसे कैसे आ सकता है। क्या नेहरू जी ये SWOT एनालिसिस नहीं जानते थे क्या? आपका जो मेन दुश्मन है, जो जोंगुआ का फिलॉसफी लेके चल रहा है, जो विस्तारवाद की नीति में विश्वास करता है, उसको आप हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी के एक इंस्टीट्यूशन का नाम मैं नहीं लूँगा, बट अब मैं ये कहना, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इफ़ चाइना अटैक, यदि चाइना अटैक करता है तो D-Day वाइज, मतलब मान लीजिए आज अटैक हुआ तो D-Day हुआ, D+1 कल, D+2 परसों, D+3 नरसों, D-Day वाइज चाइना कैसे एडवांस करेगा, ये प्रेजेंटेशन सरकार को बताया गया और नेहरू जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और एग्जैक्टली जब अटैक हुआ चीन ने वही किया जो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ने बताया था कि D-Day वाइज ऐसे एडवांस करेगा चीन, ऐसे ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आपके पास नॉलेज है, इनपुट मिल रहा है और आप कुछ करते नहीं हो, फिर किसकी गलती है? आर्मी के पास न एम्यूनिशन था, न रसद था, न कपड़ा था, न विंटर क्लोथिंग था, कहीं जूते नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया गया नेहरू के द्वारा 62 वॉर में। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना जा रहा हूँ, जो कि आर्मी ऑफिसर्स को तो पता होगा, लेकिन आम जनता को ये बात नहीं पता है। जनरल कॉल को उसने आर्मी चीफ बनाया नेहरू ने, और जनरल कॉल किस ब्रांच के थे? आर्मी सप्लाई कोर। फाइटिंग आर्म 5 होता है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, सिग्नल्स, इंजीनियर्स। नॉर्मली इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर के बनते हैं चीफ्स। अभी जनरल पांडे साहब बने हैं तो ठीक है, गुड, काबिल पे बने हैं तो नो प्रॉब्लम, बट फाइटिंग आर्म्स के बनते हैं, सर्विसेज का तो बन ही नहीं सकता। तो ASC आर्मी सप्लाई कोर के जनरल कॉल थे, सर्विसेज का बंदा को चीफ कैसे बना दिया आपने नेहरू जी? ये जवाब दीजिए देश को। और डिजास्टर हुआ, हवाई जहाज उड़ाना है, एक रिक्शा वाला को बोलोगे चलाओ, कैसे जीत मिलेगी? ये लोग राष्ट्र के साथ ये खिलवाड़ किया। अभी जो सिचुएशन है इसमें तो कहा जा सकता है कि आपके पास पॉलिटिकल विल भी है, और आर्मी ने चीन को लद्दाख में रोक के चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। एकदम, देखिए, सेना सक्षम है, सेना हमेशा सक्षम रही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप तो चाहिए ना। बालाकोट एयर स्ट्राइक किसने किया? पॉलिटिकल लीडरशिप ने। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में किसने किया? पॉलिटिकल लीडरशिप ने। रिस्क फैक्टर देखिए, लेकिन लिया फैसला और सेना ने डिलीवर किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि लद्दाख में जो मोदी जी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? इशारों में हम देश को न झुकने देंगे, हम डरेंगे नहीं, आँख में आँख मिला के बात करेंगे। तो लद्दाख में बात कर रहे हैं तो ये सब बोल रहे हैं, तो चीन को ही तो हिंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैंगोंग त्सो के दाहिने साइड में, पीछे मतलब साउथ साइड में, दक्षिण साइड में जितने माउंटेन टॉप थे, चाहे गुरखा हिल हो, चाहे जितने माउंटेन टॉप थे, उसमें जाके सेना बैठ गई, आर्मी बैठ गई। और वो माउंटेन टॉप से वो चीन का मोल्डो गैरिसन को बाय फायर एंड बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे थे। चीन इसीलिए बौखला गया। ये सब पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। तो चीन समझ गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, बुलडोज करने के ज़माने गए। अब युद्ध, अब जमीनी स्तर पे शक्ति परीक्षण होगा, और शक्ति परीक्षण का उदाहरण भी उसको मिल गया। डोकलाम, गलवान में 16 बिहार के 10-20 जवान ने 150 चाइनीज को खदेड़ दिया, कई को नदी में फेंक दिया, छोटे छोटे थे, डूब गए पानी के लेवल में। यह 16 बिहार रेजिमेंट। तो
सेना तो 1999 कारगिल वॉर 18 डिग्री ग्रेडियंट पे हमारे ऑफिसर्स ने कैप्टन सौरभ कालिया क्या बोला, दिल मांगे मोर, अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लगा कि बाय द टाइम चिट्ठी तुमको मिलेगी मैं ऊपर होऊंगा। तो ये जो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना फैंटम सेना है, कुछ भी कर सकती है। विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से F-16 को गिरा देता है। कोई ऐसा उदाहरण है विश्व में? नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है चढ़ जा, तो चढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि जो थ्रेट सर्विसेज चीफ्स के बेसिस पे जो थ्रेट्स परसेप्शन को ब्रीफ किया गया है ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, वो काबिल तारीफ है, उस पर हरकत हो रही है। हम लोग 68% इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे। क्यों करते थे? मैं एक दिन थोड़ा सा डाइग्रेस, लोकसभा टीवी पे मैं एक दिन था, वह एक DRDO का पहला बैच का अफसर मेरे दाहिने बैठा हुआ था, और उसने जो बोला मुझे अभी तक याद है। उसने क्या कहा कि जब हम आए DRDO में तो हमने पूछा कि हमारा रोल क्या है, एम डिफाइन कीजिए। तो हमें कहा गया तनख्वाह लो घर जाओ। उस अफसर ने, वो लोकसभा टीवी पे है, लोकसभा टीवी का उस दिन का निकाल लीजिए आप वीडियो, तनख्वाह लो घर जाओ, कोई काम नहीं करो, कुछ काम मत करो, तुम डेवलप करोगे तो मलाई कैसे खाएंगे। जितना इंपोर्ट 68% में होता था तो मलाई बेस्ड था, सब में दलाली खाना है। रफेल का जब एंटोनी को पूछा गया कि भाई जब 11 घोषित करिए 2011 में, तो अब तो 2014 तक, मई जून तक थे, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? लास्ट स्टेप होता है टेंडरिंग प्रोसेस को प्रोसीजर में CFA अप्रूवल, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल। CFA अप्रूवल के बाद खाली सप्लाई ऑर्डर प्लेस करना होता है, क्यों नहीं प्लेस हुआ? 11 घोषित करते हैं 2011-12 में, और सप्लाई ऑर्डर 13 तक नहीं जाता, क्यों? मलाई नहीं पहुंचा, मलाई नहीं पहुंचा। तो पूरा इंपोर्ट होता था क्योंकि मलाई मिलता था। ये मोदी जी ने उल्टा कर दिया। अब उन्होंने 301 आइटम का निगेटिव लिस्ट कर दिया है, इंपोर्ट लिस्ट, निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। अब ये खरीद नहीं सकते आप बाहर से, आपको परफॉर्स हिंदुस्तानी से खरीदना पड़ेगा। जब L&T हवाईजहाज बना सकती है, महिंद्रा इतना अच्छा काम करते हैं, टाटा अच्छा काम कर सकते हैं, पहले इनको मौका क्यों नहीं दिया गया? बाहर से क्यों आएगा टाटा? बाहर से क्यों आ गया? मलाई, टाटा तो मैं टाटा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बोलेगा तो बवाल हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो इंडियन आर्मी का जो पराक्रम की वजह से चीन को रोक लिया गया, ये शी जिनपिंग के लिए कितना बड़ा मुश्किल है? 1.5 से 2 साल के अंदर प्रेसिडेंट जी रीइलेक्शन जाएंगे, इलेक्शन के लिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मार्केटिंग क्या दिखाएं? आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है। हुनान में लोग पैसा लेने गए बैंक से, बोला पैसा नहीं है, हंगामा हो गया, टैंक भेजना पड़ा। चीन का मेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का कारण था BRI और रियल इस्टेट। 30% GDP का कंट्रीब्यूशन होता था चीन में रियल इस्टेट। आज कितने कितने फ्लैट्स चीन में खाली हैं, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। दूसरा चीज जी ने क्या गलती किया, प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म कर दिया। अली जो बाबा वगैरह है उसको ख़त्म कर दिया और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी ले आया। जब मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी को आप बंद करके स्टेट कंट्रोल लाएंगे तो समस्या तो होगी। आर्थिक व्यवस्था चीन की एकदम ख़त्म है। तो दिखाएगा क्या? जिनपिंग ने कहा था चाइनीज़ को, तुमको मैं मटेरियल कंफर्ट दूंगा, कैसे मैं देश को चला रहा हूँ ये तुम मत, उस पर सवाल मत उठाना। लोग खुश थे, पैसा था, खुश थे। अब तो पैसा भी नहीं है तो रिवोल्ट तो होगा, रिवोल्ट होगा तो जी की गद्दी जाएगी। तो जी ने सोचा कि अब हिंदुस्तान को नीचा दिखा के थोड़ा मार्केटिंग करे। वहाँ फेल हुआ तो अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है, गोल पोस्ट ले गया है ताइवान पे, कि अब ताइवान में थोड़ी सफलता मिल जाए तो हम मार्केटिंग करेंगे अपनी कि मैंने देखो मैं कितना सक्षम हूँ। तो इकोनॉमी में फेल, इंडिया में फेल, अब ताइवान पे जा रहा है, वहाँ भी फेल होने की उम्मीद है। तो ये अब चीन के बुरे दिन, जिनपिंग के बुरे दिन आ गए हैं। और चीन की ये व्यवस्था अभी हालत है कि आर्थिक स्थिति जो खराब होने की वजह से अभी BRI में जो बैड डेट इमर्ज करके आ रहा है वो कष्ट होगा। और मुझे तो जब ये जो लोग लोन लिए हैं, श्रीलंका हो वगैरह, बाकी विदेश भी है, वो जब बोलेंगे कि हम तो दे नहीं सकते, तब क्या होगा? तुमको जो करना कर लो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आपने एक पॉइंट उठाया ताइवान को लेकर के, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, हम अगले इशू में कि क्यों
इंडिया से मुंह खाने के बाद शी जिनपिंग ने ताइवान का मोर्चा खोला, इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।